हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में ये एक आपके लिए वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो एमपीएसआई है उसमें आपको ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं, सोर्सेज क्या क्या यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। उसके आपको डायरेक्ट में एनसीईआरटी से आए हुए हैं तो उनका मैं आपको फोटो के साथ प्रूफ दूंगी। और साथ ही साथ आपके 12 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी के, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, सोर्सेज क्या हैं और कौन से क्वेश्चन है जिनके आधार पर आप अपने पीवाईक्यू को लगा सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या में हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले किन टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि जो 16 जनवरी को जो पेपर हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें सारे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे गए हैं। आप देखेंगे आगे कि एमपी ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन जैसे एमपी हिस्ट्री में देखा था हमने हिस्ट्री के पेपर में कि एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चंस ना के बराबर थे, लेकिन भारत के मतलब ज्योग्राफी में हम एमपी के ज्योग्राफी के क्वेश्चन कुछ 5-10 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को देना है, फिर एमपी ज्योग्राफी को, फिर आपका लास्ट में रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इस सीरीज़ को लाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप अपनी पढ़ाई की सही दिशा निर्धारित कर सकें, जिससे ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही आप 15-20 दिन करते रहें। आपको पता है कि अपकमिंग एग्जाम आपका अक्टूबर में है, समय बहुत कम है, इसलिए हमें वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 16 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें टॉपिक रहे हैं आपके खनिज, जैसे लोहा, मैग्नीज। वन क्षेत्र से क्वेश्चन आए हुए हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ है या उष्ण पर्णपाती वन का क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा हम परिवहन से क्वेश्चंस को देखेंगे, राजमार्ग से क्वेश्चंस देखेंगे कितनी पर्टिकुलर लंबाई है, जलमार्ग की लंबाई संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। नदी से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में बहती है, या फिर हो गया आपका अववाह क्षेत्र कौन से प्रकार का है, और बायोस्फीयर रिजर्व से भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो 16 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट में लगभग इतने डायमेंशन से आपके 10 क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट की। तो सेकेंड शिफ्ट में भारत के भूगोल से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिसमें आपके रेत के टीले किस प्रकार के होते हैं, या फिर लोयस का मैदान हो गया, और दूसरी शिफ्ट में देखेंगे तो ओवरऑल स्थलाकृतियों से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर लक्षद्वीप का पुराना नाम पूछा गया है, फिर इसमें खनिज में कोयला पूछा गया है। जैसे लास्ट वाले उसमें देखेंगे कि लोहा और मैग्नीज पूछा है, अगले इसमें आपको पूछ लिया है कोयला। ऐसे ही आगे तांबा पूछा है, फिर यूरेनियम पूछा है, फिर उनकी फील्ड पूछी है। तो ओवरऑल आपके जितने भी खनिज रहे हैं उनका क्षेत्र पूछा गया है, और कहाँ पे उनकी खदान है, क्या आपका भारत में किन किन स्टेट की कैसी क्या रैंकिंग है, वो भी पूछा गया है। फिर हम देखेंगे परिवहन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें वायु परिवहन, जलमार्ग परिवहन, सड़क परिवहन भी शामिल है। फिर उपग्रह से क्वेश्चंस हैं, और फिर ये वायुमंडल की परत से क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके ज्योग्राफी के ही रहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिर आपके एमपी के ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है कि खनिज के लिए जो तांबा की खदानें हैं या मैग्नीज की जो खदानें हैं वो कहाँ से हैं। फिर आपका विश्व भूगोल से चक्रवात से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चक्रवात का ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है। चक्रवात से क्वेश्चन 2-3 रिपीटेड मिले हैं आपको ज़्यादातर शिफ्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया हमारा सेकंड शिफ्ट का। सेम हम ऐसे देखेंगे 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का। तो भारत के भूगोल से आपका इम्पोर्टेंट डायमेंशन है खनिज, जिसमें कोल पूछा है, फिर से क्षेत्र पूछा है, फिर ऊर्जा संसाधनों में जियोथर्मल प्लांट पूछा है, आगे के पेपर में सोलर पूछा हुआ है। ठीक है, वन पूछे हैं, परिवहन में आपका सड़क परिवहन, जल परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है, चक्रवात की एजेंसी पूछी गई है, प्रदूषण के बारे में पूछा गया है। 19 जनवरी का पेपर देखें हम तो भारत के भूगोल से 9 क्वेश्चन हैं, और इसमें एमपी की ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भौतिक भूगोल से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खनिज में अभ्रक से क्वेश्चन पूछा है और यूरेनियम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे झील का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मृदा से संबंधित क्वेश्चन है, तटीय मैदान से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, सड़क परिवहन का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वायुमंडल से क्वेश्चन है, और आपका अफवाह तंत्र से क्वेश्चन है कि कौन सा पैटर्न है, डेंड्रिक हो गया या एरियल हो गया, ये वाले पैटर्न का पूछा हुआ है।
फिर भौतिक भूगोल में आपका एक वायुमंडल का क्वेश्चन है, यहाँ की परतों से संबंधित, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो टॉपिक रिपीटेड हुए हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसी में हम खनिज हो गया, परिवहन हो गया, तो किसको कितना वेटेज देना उसका देखेंगे, ठीक है। आईएमपी टॉपिक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी से लगभग आपके भूगोल में देखेंगे कि भारत के भूगोल से लगभग आए हुए हैं आपके 111 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और विश्व भूगोल से आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमपी की ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो टोटल आपके हो जाते हैं ये लगभग 120 के समथिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। भौतिक भूगोल से भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 120 क्वेश्चन। 12 शिफ्ट के हैं, 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आपको PYQ मिल जाएंगे, जो आपके साइट पे डले हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपके टेलीग्राम में भी शेयर कर दिए हैं, PDF फाइल में देख लीजिएगा। अगली सीरीज में हम PYQ ही सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसमें अब ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो टॉपिक्स में आपका पहला टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा खनन। खनिज एवं खनन, इससे संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट खनिज एवं खनन से क्वेश्चंस का यदि वेटेज देखें हम, तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलते हैं। फिर परिवहन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग 16 से 18 क्वेश्चन लगभग हैं ये, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट में यदि 18 से 20 क्वेश्चन हैं खनिज पे, तो आप अनुमान लगा के चलिए कि किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी शिफ्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलर आपका परिवहन में भी हुआ है। फिर आपका ऊर्जा संसाधन, जिसमें सोलर, थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वन एवं जैव मंडल से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनका वेटेज आपको 10 से 11 है। फिर है आपका नदियाँ, नहर और डैम से संबंधित क्वेश्चंस भी हैं, जिनका वेटेज 8 से 10 है। फिर है जलवायु चक्रवात से 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा है। फिर कृषि एवं फसल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5 से 6। फिर आपका पर्यावरण एवं प्रदूषण से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, और हिमालय एवं पर्वत क्षेत्रों से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का पार्ट। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं जो MPSI में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सोर्स क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उनका हमें आंसर्स कैसे फाइंड आउट करना है, उनका प्रूफ भी मैं लेकर आई हूँ कि कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आपको अटैच भी किया है मैंने इस PDF में, कि बता सकूं आपको कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें, और अपने फीडबैक भी मुझे कमेंट में बताएंगे। इसी तरीके से मैं और भी इसकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आपने हिस्ट्री की वीडियो को इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे आज से ज्योग्राफी की सीरीज, ठीक है। इसमें ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं और उन्हीं का आपका यहाँ पे डिटेल एनालिसिस है विद प्रूफ की कौन सी बुक से आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका आज पहला क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में वाणिज्यिक रूप से दोहन किए जाने वाले लौह अयस्क मुख्यतः भंडार किन 2 प्रकार के लौह अयस्कों से बने हैं। तो पहले हम देखेंगे भारत में वाणिज्यिक रूप से दोहन किए जाने वाले कौन कौन से अयस्क हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हेमेटाइट, लिमोनाइट। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता रही हूँ कि हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है, ठीक है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है आपकी NCERT से। NCERT में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारे देश में अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसी की सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण विश्व भर की भारी मांग है इसमें, और लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में है और कोयला क्षेत्र के निकट हैं, जो कि लाभप्रद हैं। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में है। ये खनिज वाले सेक्शन के क्वेश्चन हैं आज हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि भारत में मैग्नीज के भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, फिर भी वे मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो आप सबको पता है, यदि नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीज के जो भंडार हैं वो धारवाड़ श्रेणी में मिलते हैं। धारवाड़ श्रेणी में मिलने के आपका प्रूफ क्या है,
तो ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में मैंने आपको देखिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ है लाइन टू लाइन कि मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम से संबंध है। देखेंगे अभी ये 2 क्वेश्चन ही हुए हैं और वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी से कैसे एमपीएसआई में डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आए हैं, लाइन ही लाइन रिपीट, मतलब एक पैरा से कई जगह 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आपको कंप्लीट देखना है, इस सीरीज को बीच में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसी से अभी ये नेक्स्ट उसमें देख लेंगे कि भारत के कोयले के भंडार का 97% से अधिक भाग निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में केंद्रित है। अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सोर्सेज बता रही हूँ किस जगह से आए हैं। इसके लिए मैं ज्योग्राफी की जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जिसमें पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया है, मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अभी नहीं देखा है तो वो देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आऊँगी अभी आपके लिए। उससे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं और सोर्सेज देखने हैं, और जिन सोर्सेज से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं सोर्स से मैं नोट्स बनाकर आपको निःशुल्क रूप से इस पर क्लास रहेगी और पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगी। इसमें हम देखेंगे कोयला भंडार का 97% से अधिक किन नदी घाटियों में मिलता है। तो ये मिलेगा आपका दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ये देखेंगे कि गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, दामोदर नदी के पास जो, ठीक है, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए गए हैं। आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये 12th की एनसीईआरटी है। ठीक है, कुछ जगह पर 12th की है, कुछ जगह 11th की है, कुछ जगह 10th की एनसीईआरटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी में कि मध्य प्रदेश में से भारत में निम्नलिखित में से भारत में मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा तांबे का अयस्क खदान कौन सा है। हालांकि एमपी पढ़ने वाले स्टूडेंट को सबको पता होता है कि तांबे का अयस्क कहाँ पे मिलेगा आपको, सबसे बड़े खदान कहाँ पर है आपकी, तो ये है आपकी मलाजखंड खदान बालाघाट। हालांकि इसका मेंशन भी आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज खनन पट्टी निम्नलिखित में से किन जिलों के संयोजन से होकर गुजरती है। तो यह है आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला, झाबुआ। यहाँ से आपकी मैग्नीज खनन पट्टी गुजरती है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हालांकि ये एमपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देखेंगे कि वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन उठाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस को कि परंपरागत अभ्रक पट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, अभ्रक को माइका, जो झारखंड के निचले हजारीबाग क्षेत्र में स्थित है, उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग कितनी है। इतना डिटेल में हम लोग यदि दूसरे नोट से पढ़ेंगे तो शायद नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 150 किलोमीटर लंबी और लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी। तो ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। अब इतना ही डायरेक्ट मेंशन है इसमें, तो सोचो कि हमको दूसरे नोट्स की जरूरत ही नहीं है, इस सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इसी में एक अभ्रक से एक और क्वेश्चन लिया हुआ है कि भारत में राजस्थान में मुख्य अभ्रक बेल्ट मोटे तौर पर किस शहर तक फैले हुए हैं। तो इस तरीके से भी हम कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा आपका जयपुर से उदयपुर। ये डायरेक्ट आपका देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के पास तक विस्तृत है। ठीक है, इसमें बताया गया है। हालांकि इसमें कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई सभी का उल्लेख किया गया है, और कौन कौन से जिलों में अभ्रक के निक्षेप है उनका भी मेंशन है इसमें। ठीक है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये 12 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके संसाधन वाले टॉपिक से, मैंने उनका प्रूफ बताया है यहाँ पे। ऐसे ही मैं आने वाली वीडियोस में और अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आऊँगी कि कहाँ से आपके वो सोर्सेस रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा भारतीय जिला यूरेनियम खनन गतिविधियों के लिए सही रूप से जाना जाता है। तो ये आपको पता है, झारखंड सिंहभूमि जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है,
ये देखिए कि यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अब कोई कहेगा कि मैडम हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं टॉपिक्स को, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमें उस हिसाब से अपना पढ़ाई का लेवल सुधारना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को कवर करना पड़ेगा कि हम वर्ड टू वर्ड इनसे चीज़ों से क्वेश्चंस बनाएं और लिखें और याद करें उनको। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ही प्रूफ है कि इनसे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, झारखंड सिंह भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जल संसाधन। ये आंसर भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि परंतु मूल विकास की कमी है राजस्थान में। देखिए उदाहरणार्थ झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और उस कोयले के प्रचुर भंडार हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। क्लियर मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन के प्रचुर भंडार हैं। ये देखिए आप, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, यदि मैं डायरेक्ट बोलती आपको कि ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप यकीन ही नहीं करते कि हम एनसीईआरटी से क्यों पढ़ें, बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं उनसे ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने उनका स्क्रीनशॉट मेंशन किया है ताकि आपको पता चल सके ये इन्हीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है जो भारत के पश्चिमी तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है, जो 1970 के दशक के शुरुआत में खोजा गया और भारत की तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपके तेल आपूर्ति के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 160 किलोमीटर दूर स्थित कौन सा है आपका, मुंबई हाई। ठीक है, इसका प्रूफ ये लिखा हुआ है इसमें कि डायरेक्ट देखिए 160 किलोमीटर भी मेंशन है और 1970 के दशक वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंबई नगर से 160 किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र आपका, मुंबई हाई। क्लियर मेंशन है 160 किलोमीटर है आपका मुंबई हाई, और जो कि 1973 में खोजा गया, मतलब कि 70 के दशक में। तो ये डायरेक्ट मेंशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी विशिष्ट लौह भंडार के सही रूप से मेल खाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सुदूर हॉटस्पॉट, उच्च श्रेणी का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क, हमने अभी पढ़ा है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी सही जगह है जहां जियोथर्मल एनर्जी प्लांट प्रारंभ किया गया है या शुरू किया गया है। तो ये आपका आ जाएगा मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे आपका स्टार्ट किया गया था, तो ये हुआ था मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। अब इसका आंसर दिखाती हूँ मैं एनसीईआरटी के द्वारा कि भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण क्षेत्र में के निकट पार्वती घाटी में, और दूसरा है आपका लद्दाख की पूगा घाटी में। ठीक है, दोनों मेंशन है यहाँ पे। क्वेश्चन 1 से आया हुआ है कौन सा, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में के निकट कौन सी घाटी है आपकी, पार्वती घाटी। अब हो सकता है नेक्स्ट हो जाए कि पार्वती घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दूसरा है आपका लद्दाख में पूगा घाटी। ठीक है, तो पूगा घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में, और पार्वती घाटी कहाँ है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में धात्विक खनिज भंडारों के लिए के प्राथमिक स्थान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये देखेंगे, इसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की प्राचीन स्फटिक चट्टानों में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की प्राचीन स्फटिक चट्टानों में आपके धात्विक खनिज भंडारों के प्राथमिक स्थान पर है। ठीक है, ये भी आपकी वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। जब एनसीईआरटी में टॉपिक स्टार्ट होता है आपका भारत में खनिजों का वितरण, तो उसमें पहली लाइन ही है ये। ठीक है, इससे पहले अभी हमने क्या देखा था, कोयले वाला क्वेश्चन देखा था कि कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है।
ठीक है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन यही हो गए। तीसरा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है कि पेट्रोलियम के जो आरक्षित भंडार हैं वो असम, गुजरात और मुंबई हाई से, जिससे क्वेश्चन था 160 किलोमीटर दूर। ठीक है, इससे क्वेश्चन है। तो एक ही पैरा से लगभग आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण। जो मैंने एनालिसिस करवाया है उसमें देखिएगा आप कि मैंने खनिज को वेटेज ज़्यादा दिया है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हर एक शिफ्ट में खनिज से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगहों के समूह में भारत के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल हैं? तो जो शामिल हैं आप उसमें देख लेंगे कि तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम और नरोरा। ठीक है, इसमें से आपको मैं आंसर बता दूं, केगा और काकरापारा, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा और काकरापारा। ठीक है, इसमें आपका भिलाई शामिल नहीं है, इसमें सिंगरौली शामिल नहीं है और इसमें नेवेली शामिल नहीं है। बाकी के हैं लेकिन इसमें ये सारे शामिल नहीं है। ठीक है, तालचर शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका पहला हो जाता है। इन्होंने ऑप्शन इतने सिमिलर दिए हैं कि जिसको पूरे नहीं पता होंगे ना वो ये आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इसका मेंशन आपके एनसीईआरटी में है। दिखाती हूँ अभी आपको। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं भारत की, उसमें है तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा है आपका यूपी में, कैगा है आपका कर्नाटक में और ये काकरापाड़ा है आपका कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ये सारे आपके मेंशन है इसमें ही, एनसीईआरटी में ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा क्षेत्र उच्च सौर विकिरण और उपलब्ध भूमि के कारण बड़े पैमाने पर सौर विकास ऊर्जा की संभावना वाला माना जाता है? तो इसमें आपको पता ही है कि पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वो सौर विकिरण के लिए उच्च माना जाता है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, अभी दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मैग्नीज के 2 प्रमुख उत्पादकों राज्यों में एक रूप में सही रूप से पहचाना जाता है? ठीक है, नेक्स्ट हो जाए उड़ीसा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा। नेक्स्ट अभी दिखाऊंगी इनके आंसर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत में बॉक्साइट संसाधन के वितरण में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में गौण छोटे बॉक्साइट उत्पादक के रूप में पहचाने जाते हैं? अब यही वर्ड टू वर्ड लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, देखिए, उड़ीसा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कालाहांडी, संभलपुर अग्रणी उत्पादक देश हैं। जो और अलग स्थान है जो बोलनगीर, कोरापुट हैं। झारखंड में भी लोहारडागा जिले के पेंडलस और समृद्ध निक्षेप हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र हैं, फिर आपके गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, फिर अमरकंटक के कुछ क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है आपको। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है आपके इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कर्नाटक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में थोरियम जो मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है, इसके समृद्ध भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं आपके केरल और तमिलनाडु के तटीय बालू में प्राप्त होते हैं। इसका आंसर भी आपको वर्ड टू वर्ड मिलेगा कहाँ पे, एनसीईआरटी में, कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है इसका यूज। तो केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मोनाजाइट में आपके थोरियम की मात्रा पाई जाती है। डायरेक्ट ये भी लिखा है कि केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में आणविक ऊर्जा और तापीय ऊर्जा से रिलेटेड एक मैप भी दिया हुआ है जिसमें आपके डायरेक्ट लिखे हुए हैं ये। ठीक है, ये जो जिसमें आपका ट्राइंगल है वो वाला क्या हो जाएंगे आपके आणविक, जिससे क्वेश्चन आया था, जैसे काकरापारा हो गया, तारापुर हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका कैगा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैगा, काकरापारा, तारापुर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपके अभी जो पूछा है उसका मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा ये नरोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आप जो आपका पूछा गया था कौंद्रेमुख तथा शिवकुमा वाला है। फिर इसी तरीके से आपको बॉक्साइड वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें जो कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा है, उसके आपके मैंने डायरेक्ट लास्ट में लगा दिए हैं इसके प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये सीरीज होती है। आज पहला लेक्चर था इसमें
खनिज वाले टॉपिक जितने भी थे लगभग 12 शिफ्ट में, ठीक है, मैंने वो सारे आपको यहाँ करवा दिए हैं, विद प्रूफ भी आपको बता दिया है कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में कहाँ दिए हुए हैं। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि हमें अपने टॉपिक्स कहाँ से कवर करने, ठीक है। मार्केट में कंटेंट बहुत है, लेकिन अपना टाइम खराब ना करें, इसलिए आपको बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में करें, ठीक है। आपको ये सीरीज़ यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड एसआई में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं और उनका मैं आंसर्स भी बताऊंगी। जो आपके जितने भी जो शिफ्ट हुई हैं 12 शिफ्ट में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हैं एसआई में, उनको हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है कि एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो संसाधन वाला टॉपिक है उससे, ठीक है, और खनिज वाले टॉपिक से। आज हम अगले क्वेश्चंस को और देखेंगे। ये मैंने आपके ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं आंसर बता दे रही हूँ, बाकी आप नेक्स्ट उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है। तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा हमारा कि भारत में किस राज्य में कांटेदार वन नहीं मिलते हैं। तो भारत में किस राज्य में आपको कांटेदार नहीं वन मिलेंगे, तो सबसे पहले हमें आंसर तक कैसे पहुंचना है। इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बता रही हूँ, आपको आंसर्स तक पहुंचना कैसे है, इनकेस आप प्रेशर में भूल जाते हैं या रिविजन नहीं करने की वजह से आपको याद नहीं आता है, तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा जैसे भारत का नक्शा है इस तरीके से कुछ है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है हमारे, तो हम ये देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ का है राजस्थान का, एक है गुजरात का और एक है एमपी का, लेकिन एक ऑप्शन कहाँ का है आपका पश्चिम बंगाल का जो इधर है। तो आप देखेंगे कि ये एक इधर है एक इधर है, तो जो एक डिफरेंट ऑप्शन लगेगा वही आपका क्या होता है आंसर होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपके कांटेदार वन नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि 2019 से 20 तक भारतीय रेलवे की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे 50 किलोमीटर है, 75 है, 60 है, और इसमें आंसर होगा आपका ये 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रबंधन हेतु 1986 में कौन सी संस्था की स्थापना की गई। तो इसमें हम देखेंगे 1986 में कौन सी संस्था की स्थापना है। अब इसमें इनकेस आपको नहीं पता तो इसमें भी देखिए आपको एक ऑप्शन अलग नज़र आ रहा होगा, यदि आप ध्यान से देख पाएंगे तो। फिर भी आपको पढ़ के बता देती हूँ कि भारत का केंद्रीय जल आयोग, सेकंड ऑप्शन है इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय जल परिवहन ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है आपका भारत की नदी नौवहन मंत्रालय। तो अब ये तीनों तो आपको हिंदी में दिए गए हैं, एक वन एंड ओनली इंग्लिश में दिया गया, तो यही आपका अलग है जो आपका आंसर है। बहुत सारे ऑप्शंस में हमें आंसर खुद हाईलाइट होता है कि यही मैं ही आंसर हूँ, ठीक है, जो अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें रफली अराउंड दिया गया है, लेकिन इसमें एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया है आपका 967,956, बाकी इसमें अराउंड वाले जो डिस्टेंस दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें भी आंसर आपको समझ में आता, हर उसमें नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपको देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 1986 में, 1986 में। इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा में है, ये नोएडा यूपी, ठीक है, यूपी में है आपका नोएडा, वहाँ पे आपका ये इसका हेडक्वार्टर है। सेकंड क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंदिरा गांधी नहर को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जाना जाता था आपका राजस्थान नहर से, ठीक है, राजस्थान नहर से ही जाना जाता था। अब इसके बारे में डिटेल बता दूं आपको कि 1958 में ये नहर बनी थी। ये आपने पंजाब में सुना होगा हरिके बैराज, पंजाब में है आपका कौन सा हरिके बैराज, हरिके बैराज है आपका सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर, सतलुज प्लस ब्यास नदी के संगम पर है। यहीं से ये राजस्थान में जो सूखा क्षेत्र है उसके लिए आपको सिंचाई की सुविधा के लिए ये वाली नहर निकाली गई थी हरिके बैराज से, सतलुज और ब्यास के जो संगम पर है उसको स्टार्टिंग में नाम दिया गया था आपके 1958 में ही राजस्थान नहर, लेकिन इसका नाम फिर आपके 1984 में नाम बदलकर, जब इंदिरा गांधी का ही शासनकाल था उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थी, तो 1984 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पे हम थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में हिमाचल प्रदेश का भरमौर क्षेत्र किस तिथि को अधिसूचित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर है आपका 21 नवंबर
75। ठीक है, आप देखेंगे 10 में से लगभग एक ही क्वेश्चन था जो टफ है। इस तरह के क्वेश्चंस के पीछे हमें नहीं भागना है। जो आपके बाकी के 9 क्वेश्चन इजी है, हमें उन्हें अटेम्प्ट करने पर फोकस करना है। अब कोई सोचेगा कि एक क्वेश्चन ये कहाँ से आया, उसके लिए हम अपने सोर्स चेंज करें या और डिटेल में पढ़ें, तो इस तरीके से नहीं करना है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में जो मैंने PYQ का एनालिसिस करवाया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किस किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा है, आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। जब मैंने वहाँ आपको ज्योग्राफी के डिटेल बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, तो उसमें आपको अब ये वाले टॉपिक्स आप इस वीडियो से कंफर्म कर लीजिए कि जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका झारखंड, क्योंकि झारखंड का ही एक जिला आता है आपका धनबाद। धनबाद को एक्चुअली कोल डिस्ट्रिक्ट, ये जो धनबाद जिला है इसको ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, पर ऑप्शन में अभी हमारे पास झारखंड है तो इसी को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी खदानें हैं, जैसे झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया, कर्णपुरा हो गया, उसके अलावा गिरिडीह हो गया। अलग अलग तरीके से यहाँ पे बहुत सारी खदानें हैं, आप उनको देख लीजिएगा एक बार डिटेल में कौन कौन सी हो जाएंगी। धनबाद, ठीक है, झरिया, रामगढ़, कर्णपुरा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आप सबको पता है कि नर्मदा नदी जो है आपके वो सतपुड़ा और बिंद नदी के बीच बहती है, बिंद पर्वत के बीच बहती है। ठीक, अरावली और बिंद। आपको यदि इस तरीके से आप यदि मैप देखेंगे भारत का, ये इस तरीके से बन पा रहा है अभी इस पे, ठीक है, स्क्रीन पे, तो नर्मदा नदी आपके यहाँ से बहती है, तो अरावली आपके यहाँ है, तो इस पे तो हो नहीं पाएगा। एक सेकंड, या ऑप्शन गलत टिक हो गया। ठीक है, सतपुड़ा और बिंद पे। ठीक है, तो ये आपका ये जो मैप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नर्मदा आपकी यहाँ से बहती है, पर आप यदि लोकेशन पे नहीं भी पहुँच पाए, अब पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पे इसके लिए, लेकिन आपको नर्मदा नदी पता होनी चाहिए कहाँ से बहती है। तो यहाँ हो जाएगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हो जाएगा आपका हिमालय और ये अरावली, फिर ये हो जाएगा आपका यहीं पे अरावली। तो जब इसकी लोकेशन ही ये है और सतपुड़ा पर्वत और बिंद पर्वत यहाँ है, तो इस तरीके से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं लोकेशन के थ्रू। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो लोकेशन पे भी ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1988 में। ठीक है, और ये आपका यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में भी इसको घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, कहाँ पर है ये? नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम, नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए इसमें आप कहाँ पे पहुंचेंगे आंसर तक, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रकार के रेत के टीले अर्धचंद्राकार होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका अनुदैर्ध्य, दूसरा ऑप्शन है बरखांस, तीसरा ऑप्शन है तारा आकार के स्टार ड्यून्स, चौथा है आपका परवलयाकार पैराबोलिक ड्यून्स। लेकिन आंसर है हमारा बरखांस। ठीक है, ये रेत की आकृति से बने होते हैं, कौन से? बरखांस। ठीक है, पवनों द्वारा आकृति है ये, उससे बनते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें अलग हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग है। ये तीनों ऑप्शन आपके सिमिलर हैं, तो जो ऑप्शन आपके अलग हो रहे हैं वही आपका क्या है? आंसर है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? तो आपको पता है लक्षद्वीप का पुराना नाम, इससे मिलता जुलता देखेंगे। लक्षद्वीप से पुराना नाम क्या है? अंडमान निकोबार, बिल्कुल अलग है। कावेरत्ती आपको पता है राजधानी है। कोंकण मालाबार कट होगा नहीं, तो लक्का द्वीप है ना, लक्का डाई, मिनिकोय, अमन द्वीप, ये इसका पुराना नाम कौन सा था? लक्का द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कोयले भंडार का 97% से अधिक भाग निम्नलिखित में से किन नदियों घाटियों में केंद्रित है? तो आपको पता होगा, ये मैंने लास्ट वाले उसमें बताया है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके, उसका मैंने प्रूफ भी दिया था, स्क्रीनशॉट भी लगाया था लास्ट वाली वीडियोस में। यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी यहाँ भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी हैं, 11th की 2 हैं और 12th की 2 हैं। दामोदर, सोन, महानदी और कृष्णा नदी, इन सबके ही आपको पता होगा कि इन्हीं के जो घाटियों में क्या है आपका कोयला क्षेत्र भंडारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कोयला का। हमने अभी देखा था कि झारखंड वाला क्षेत्र प्रमुख है, तो जब झारखंड वाला क्षेत्र कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हो सकता है तो हमें उसके आसपास की नदियों पर ही जाना चाहिए। अब यदि इसमें देखेंगे हम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये वाला उस एरिया में नहीं आता है। फिर ये सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, इसमें भी झारखंड वाला एरिया नहीं आ रहा है। दामोदर, सोन नदी, इसमें झारखंड वाला एरिया आता है आपका। और तापी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा,
इस तरीके से भी आप एक फैक्ट के होते हुए दूसरे फैक्ट तक पहुंच सकते हैं, जब आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नहीं भी पता होगा तो लोकेशन से आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा तांबे का अयस्क खदान कौन सा है? आपको पता है तांबे का, आप एमपी स्पेशल जब पढ़ेंगे तो उसमें मलाज खदान है आपका बालाघाट का, खेतड़ी खदान झुंझुनू, रेखा खदान सीमू और दरीबाई आपका अलवर में है। ठीक, आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा? मलाजखंड बालाघाट। नेक्स्ट है आपका, नौकागम योग्य जलमार्गों की अनुमानित लंबाई कितनी है होगी? तो ये अनुमानित है, आप देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका कि पवन हंस, भारत में पवन हंस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1450। ठीक है, 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं खास तौर पर इन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तो किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है? तो हम इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन ये नहीं होगा शहरी मेट्रो वाला, दूसरा ऑप्शन सही आंसर है आपका। तो जो पवन हंस है आपका वो पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इम्पोर्टेंट उसी के लिए है। कौन सा? पवन हंस। ठीक है, पवन हंस सेवा स्टार्ट की गई थी पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क के लिए मेनली आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संगठन ने एशिया में पहली 1157 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाई थी? तो वो एशिया की पहली थी, इसलिए अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो संगठन देखेंगे तो संगठन है आपका IOL। ठीक है, IOL हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके ही द्वारा ही 1962 में ये असम से लेकर कहाँ तक, असम का जो नाहरकटिया क्षेत्र है, असम के नाहरकटिया से लेकर बिहार के बरौनी तक। ठीक है, बिहार का जो बरौनी ऑयल रिफाइनरीज है वहां तक बनाया था इस पाइपलाइन को। ठीक है, याद रखेंगे IOCA द्वारा। ठीक है, IOL द्वारा, एक सेकंड OIL द्वारा ही है ये। ठीक है, 1962 असम से लेकर ये बिहार तक। ठीक, असम के नहर कटिया से लेकर ये हो कहाँ तक हो जाएगा? बिहार तक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हम देखेंगे नेक्स्ट वाला कि उपग्रह संचार वाला, ये आप यहाँ नहीं करना है, नेक्स्ट उसमें करेंगे। यहाँ है आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होगा, वायुमंडल में जो 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद उसमें देखेंगे हम कि कौन सा वाला हो जाएगा आपका। तो उसमें होता है आपका ट्रोपोपोज। ये जो 5 लेयर होती हैं उनमें हम जो इन दोनों को अलग करेगा उसी को क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा, या फिर क्षोभावसान, या फिर ट्रोपोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से मेल खाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में उसको कहा जाता है आपका विली ब्लीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरिकेन कहाँ कहा जाता है और टाइफून कहाँ कहा जाता है। चक्रवात तो अपनी इंडिया में ही कहते हैं, टाइफून और हरिकेन कहाँ नाम दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम ये 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हमने 16 जनवरी वाले पेपर देखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सा क्षेत्र असुरक्षित समतल स्थलाकृति से प्रभावित होकर अपनी जलवायु प्राप्त करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल ही है जो असुरक्षित समतल स्थलाकृति से प्रभावित होकर अपनी जलवायु अलग है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मैग्नीज की प्रमुख खनिज जो पट्टी है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको बताया था कि बालाघाट में जो है, ये बालाघाट आपका प्रमुख क्षेत्र है उस चीज़ के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? B, बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, परंपरागत अभ्रक पट्टी जो झारखंड के निचले हजारीबाग क्षेत्र में है, ये मैंने लास्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी लगाया था कि ये कैसे NCERT से डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट लिया गया है। तो 150 किलोमीटर से लेकर आपका कहाँ तक हो जाएगा? ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और 150 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाने माने तेल उत्पादक क्षेत्रों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सेट मुख्य रूप से असम से सही ढंग से मेल खाता है? तो आपको पता होगा कि जो नहर कटिया वगैरह क्षेत्र है, डिगबोई, नहर कटिया और मोरन, ये आपके असम में ही है।
ठीक है, बाकी सब में अलग अलग, जिस आलिया बेट है ये आपका गुजरात वाले क्षेत्र में है, इसमें से ये अलग है आपका, और इसमें से आपका ये अलग है। तो एक एक नाम इसमें से अलग है जो पूरे पूरे मैच नहीं खाते हैं। पहले तो इम्पोर्टेंट आपका नहर कटिया, ये नहर कटिया तीनों में नहीं है। डिगबोई भी आपको पता है असम का है, ये भी तीनों में नहीं, अलग अलग चित्रों के लिए ये मैप फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रमुख यूरेनियम भंडार मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से संबंधित है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लगाया था कि ये कहाँ से लिया गया है, धारवाड़ सेलों से है आपका। और जो आप देखेंगे संसाधन और खनिज वाले क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 100 में से 80 to 85% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, अब बहुत बच्चों के जैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से लें या क्या, तो यदि आप एनसीईआरटी परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी का ऐप है, वहाँ पे आप ऑनलाइन रीड करने का भी ऑप्शन आता है और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का चेन्नई पोर्ट किस प्रकार का है। तो भारत का जो चेन्नई पोर्ट है वो कृत्रिम प्रकार का है, आर्टिफिशियल हार्बर है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसरो के सहयोग से कौन सी आधुनिक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली सिस्टम लागू किया गया है। तो वो आपको पता, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी कौन सी प्रणाली, तो ये है आपकी हमारी गगन प्रणाली। इसका फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अच्छा, इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस ही था कि आपको गाइडेंस मिल सके, कहाँ से पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, उस तरीके से नेक्स्ट है, इसलिए आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको जरूर कंप्लीट देखें कि पीवाईक्यू से मिलते जुलते हमको फैक्ट भी कवर करना है और नेक्स्ट में हमको कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इन सब का आप अंदाजा लगा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई। इससे पहले 16 जनवरी वाले फैक्ट में क्या 16 जनवरी वाले पेपर में क्या आया था कि इसका मूल नाम क्या है। नेक्स्ट डे में आ गया स्टार्ट कब हुआ थी, 31 मार्च 1958 में परियोजना स्टार्ट हुई थी। नाम परिवर्तन इसका 1984 में हुआ था। हरि के बैराज से स्टार्ट हुई थी, सतलुज और ब्यास के संगम से, पंजाब से। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 17 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर देखेंगे। अब हम इसमें क्वेश्चन है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका है आपका जल संसाधन में। देखिए, सौर ऊर्जा आपका हो नहीं सकता क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए आपको मैदानी क्षेत्र चाहिए जहाँ पे धूप ज़्यादा हो। अरुणाचल प्रदेश में इस साइड में रीजन में बारिश ज़्यादा होती, धूप कम समय के लिए होती, तो यहाँ के लिए गुजरात और ये वाला क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए हमारा असम वाला क्षेत्र है। कोयले भंडार के लिए हमारा ज़्यादातर क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका झारखंड वाले साइड का, झारखंड छत्तीसगढ़ और एमपी वाला बेल्ट। ठीक है, तो बचता है आपका जल संसाधन। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, लास्ट वीडियो में मैं इसका स्क्रीनशॉट भी बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जल संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1970 के दशक में खोजा गया था कौन सा क्षेत्र है, अपतटीय ऑफशोर तेल क्षेत्र। इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ये डिस्टेंस और ये स्टार्टिंग सब बताया हुआ है कि ये 1973 में खोजा गया था आपका। अच्छा, ऑफशोर होता है जो समुद्र क्षेत्र में होते हैं और जो ऑनशोर होते हैं वो लैंड एरिया में तेल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑफशोर कहाँ पे हो जाएंगे, ये समुद्र में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑफशोर मतलब याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाता है कौन सा, नहर कटिया, ये असम का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत में वन और झाड़ियाँ सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पे वन कितना, मतलब वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा आपको पता है कि वन के लिए कितना है होनी चाहिए, ये हो जाएगा आपका 70 से 100 किलोमीटर के 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 70 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन सा क्षेत्र उच्च हिमालयी जानवरों जैसे याक, तिब्बती मृग और कियांग का घर है। ठीक है, तो ये हमने अभी नंदा देवी वाला क्षेत्र पढ़ा था, उसी के बाद अभी उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका है आपका याक तिब्बती क्षेत्र मिलते हैं आपके लद्दाख में। आपको पता है याक जो होता है वो बहुत फर वाला एक प्राणी होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बाल और फर होते हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये लद्दाख वाला क्षेत्र होगा। फिर ठीक है, फिर एक चांगथांग यहाँ पे लद्दाख में ही चांगथांग एक सेंचुरी है, उसका ही आपका तिब्बती मृग पाया जाता है उसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के केरल के बैक वाटर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो केरल के जो बैक वाटर्स हैं ये आपके भारत के क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पे
बोट रेस वगैरह भी होती है, तो परिवहन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। इनमें मूवीज़ की भी शूटिंग हुई, जैसे बागी मूवी में जो लास्ट में जो बोट रेस होती है वो यहीं पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य भारत के ज्वार उत्पादन में आधे से ज़्यादा योगदान देता है? तो ज्वार के लिए आपका है महाराष्ट्र। आप याद रखेंगे मिलेट्स को अभी हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मिलेट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, श्री अन्न भी बोलते हैं। और ओवरऑल गुजरात, ओवरऑल आपका राजस्थान और महाराष्ट्र टॉप पर हैं आपके, ठीक है, मोटे अनाज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस जो है स्थलीय विकिरण का प्रमुख भाग अवशोषित करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊपरी वायुमंडल में आइसोबार के समानांतर बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबार मतलब होता है समान दाब वाली रेखा। ठीक है, तो समान दाब वाली रेखा को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक पवन, ठीक, सॉरी, जियोग्राफिक पवन, भौगोलिक पवनें कहा जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हीराकुंड डैम जो भारत के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके महानदी पर, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ये वहाँ की सिंचाई की समस्या और की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो कि भारत में कौन से राज्य खनिजों के कोयले भंडार से समृद्ध हैं। तो आपको पता है खनिज से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कोयले से भी आ चुके हैं। तो और हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, 97% आपको पता है कि जो कोयले का 97% भाग है वो कौन कौन सी नदी के उसमें है, तो वो है आपका दामोदर, सोन, ठीक है, महानदी। इन नदियों के घाटियों में 97% आपका कोयला भंडार मिलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ था और अभी हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया है, ये फैक्ट उसी का ही आगे कंटिन्यू है। देखिए जो टॉपिक पूछ चुके हैं ना, उसी से ही आपका दूसरे डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी विशिष्ट लौह अयस्क भंडार प्रकार के सही स्रोत के रूप में मिल खाता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी सही जगह है जहाँ जियोथर्मल एनर्जी प्लांट स्टार्ट किया गया है? ये जो मिनरल वाले क्वेश्चन हैं उनके मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ वीडियो दिखा चुकी हूँ कि वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और मैंने स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर किया था, जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो आपके जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पार्वती घाटी पर है ये, और आप देख लेंगे ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए अनुमानित वर्षा सीमा क्या है? वनों से लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, आप लोग का यदि रिक्वेस्ट रहेगा या रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे वन संसाधन वाला और मिनरल्स वाला टॉपिक, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवा दूंगी, जिसकी आपको पीडीएफ निःशुल्क रूप से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। यदि ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एनसीईआरटी के वीडियोस लेकर आऊँ या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका कि भारत में लगभग कितने ऊंचाई पर नम शीतोष्ण वन पाए जाते हैं? तो नम शीतोष्ण वन जो है वो आपके पाए जाते हैं 300 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 300 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि बीआरओ ने चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग, तो इसमें मैंने बताया था कि आपको हिंट ही मिल जाता है कई बार क्वेश्चंस में। तो इसमें है आपका 2500, इसमें है आपका 3000, इसमें आपका 5000, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा किस में लिखा है 4270 मीटर में, तो आपका आंसर भी यही होगा। ठीक है, जो आपको 3 ऑप्शन से अलग लगेगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके के पहले एमपीपीएससी में भी क्वेश्चंस आते थे कि जो ऑप्शन में अलग है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है
देखो अलग ऑप्शन हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन में तो मिल ही जाता है। जब हम एक क्वेश्चन से बाहर रह जाते हैं उसकी तकलीफ कोई और नहीं समझ सकता हम स्वयं के सिवाय, तो इसलिए हमारे लिए एक एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें गर्म हवा सीधे ऊपर उठती है और गर्मी को ऊपर की ओर ट्रांसफर करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं आपका कन्वेक्शन। आपको पता होगा कि जो ऊष्मा और जो ऊर्जा है तो वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए जो जिस माध्यम का उपयोग करती है उसके तीन तरीके होते हैं। तो पहला होता है आपका कौन सा, चालन, दूसरा होता है आपका संवहन, तीसरा होता है आपका रेडिएशन। तो चालन होता है आपका किस में, सॉलिड में, मतलब कि ठोसों में क्या होता है आपका, ठोस में होगा आपका चालन द्वारा वो गर्म होता है, जैसे कि क्या होगा, लोहे की छड़ वगैरह। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट होता है आपका संवहन, इसमें होता है आपका द्रव और गैसें। द्रव और गैस जिस माध्यम में एक दूसरी जगह अपनी एनर्जी को प्रवाहित करते हैं वो कहलाता है आपका कन्वेक्शन या फिर संवहन। फिर एक माध्यम बचता है आपका विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि विकिरण में क्या रहता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बिना माध्यम के ही, मतलब हर एक माध्यम में, माध्यम मतलब वायुमंडल या फिर जो पानी या फिर हवा, ठीक है, इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और डायरेक्ट किरणें पहुंच जाती हैं। जैसे आपकी सूर्य की किरणें, तो जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं इस तरीके से, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सौर किरण नहीं बोलते हैं, उनको सौर विकिरण बोलते हैं, क्योंकि वो बिना किसी माध्यम का प्रयोग करते हुए भी डायरेक्ट अर्थ तक आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात की चेतावनी और निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। वैसे चक्रवात हो या भूकंप हो, इस तरीके की जो आपदाएं हैं उनके लिए एजेंसी है आपकी भारतीय मौसम विभाग। कौन सा है आपका, भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग आपका बना कब था, तो ये बना था आपका 1875 में। ये कब बना था आपका, 1875 में बना था। और इसको 1944 में ये बना था आपका कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ बना था, कोलकाता में। ठीक, इसको ट्रांसफर कर दिया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था 1944 में। इसके वर्तमान में हेड कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा इसके वर्तमान में हेड है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो मृत्युंजय मोहपात्रा को, इसी के वो भी हेड हैं भारतीय मौसम विभाग के, देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट है आपका कि 2025 तक भारत का सबसे ज़्यादा मरकुरी प्रदूषित क्षेत्र कौन सा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा मरकुरी प्रदूषित क्षेत्र जो है आपका वो हो जाता है कौन सा, कोडाईकनाल, तमिलनाडु। 2025 में यहाँ पे एक प्लांट है, वहाँ से मरकुरी मतलब वातावरण में रिसाव हुआ था उस चीज़ का। ठीक है, इस वजह से यहाँ कोडाईकनाल का उस समय पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र हो गया था तमिलनाडु का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगली शिफ्ट के, इसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है आपके कि लेटेराइट मिट्टी में आमतौर पर इन चीज़ों की कमी होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में आपका जल होता है, नमक होता है, रेत के कण भी होते हैं, लेकिन पादप पोषक तत्वों की कमी होती है। तो आप देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है। तो ये होती है आपकी चाय, ये होगा और होगा आपका कॉफ़ी, और होगा आपका क्या, नारियल, और होगा आपका क्या, रबर। इस तरीके की फसल के लिए उपयोगी होती है कौन सी, लेटराइट मिट्टी। ये केरल साइड तटीय क्षेत्रों पर होती है मेनली, इसलिए इस तरीके की जो फसलें हैं वहीं पे ही उपजाऊ के लिए लेटराइट मिट्टी होती है। तो इसमें कमी किस चीज़ की होती है, तो वो होता है पादप पोषक तत्वों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको देखो 3 ऑप्शन लिखा है, पाइन, बांस, नीम। ये ही अलग लिखा हुआ है, आबूनस उसको ब्रैकेट में भी दिया हुआ है क्या, एबनी। ठीक है, इस तरीके के जो अलग ऑप्शन होगा ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो ये पता भी था, इसके साथ साथ महोगनी भी एक होता है इम्पॉर्टेंट, जो वाणिज्यिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए, और इन्हीं वनों को जो सदाबहार वन है इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को बोला जाता है आपका वर्षा वन। क्या बोला जाता है इनको, वर्षा वन बोला जाता है। अब यदि बात करें आउनस से, तो ये होती है इमारती लकड़ी। आपने सुना होगा कि जो लकड़ी की जो मूर्तियां होती हैं वो आउनस की ही बनती हैं। ठीक है, इतनी। और उसके अलावा आप देखेंगे जो सजावटी सामान जो होते हैं वो भी इसी का बनता है। ठीक है, किसका, आउनस लकड़ी का ही बनता है, याद रखिए, सजावटी सामान और फर्नीचर वगैरह तो बनते ही हैं, पर बहुत महंगी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 2025 तक भारत में कुल सड़क लंबाई में नेशनल हाईवे का कितना % होगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये होगा आपका 2%।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में भारतीय रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी। तो आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है कि भारत में रेलवे की प्रारंभ कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1853 में। कब हुआ था? 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था ये प्रारंभ। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी आपकी मुंबई टू थाने के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में ही। फिर नेक्स्ट है आपका, ब्रॉड गेज में भारतीय रेल की पटरियों के बीच लगभग कितनी दूरी होती है। तो ये आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मोटा अनाज भारत के कुल खेती वाले एरिया का लगभग 5.2 हिस्सा घेरता है। तो ये आपका एज इट इज फैक्ट लिखा हुआ है कहाँ पे? एनसीईआरटी में, कि भारत के मोटे अनाज भारत में कुल खेती का एरिया का लगभग 5.2 हिस्सा घेरता है। तो वो हो जाता है आपका बाजरा। चावल तो आपको पता है मोटा अनाज है भी नहीं। मोटे अनाज को और क्या कहा जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। यदि आपने ध्यानपूर्वक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोटे अनाज को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन वायुमंडल में लगभग कहाँ पाया जाता है, इसके प्रमुख कारक क्या हैं। तो आपको पता होगा कि लास्ट के जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें तीनों चारों शिफ्ट में वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन आए हैं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? तो 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? 5 परतों में होता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर होता है आपका बहिर्मंडल। उसमें से ही समताप मंडल में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, उसी की जो है वो कितने किलोमीटर पे? लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। तो 50 से 30 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित करना, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर हमारी हानिकारक परावैंगनिक विकिरण आ नहीं पाते हैं और त्वचा संबंधी बीमारियों से हमें ये बचाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सूर्य को प्राप्त से होने वाली ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं। अभी बताया है कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये बिना किसी माध्यम का प्रयोग करते हुए आती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? विकिरण। क्या बोलेंगे इसको? विकिरण। एक होता है फिर आपका परावर्तन गुणांक, तो जब वापस जो लौटती हैं उसी को बोलते हैं, जितनी सूर्य की ऊर्जा आपकी ऊष्मा पृथ्वी तक आती है उसको बोलते हैं सौर विकिरण। और जितनी ऊष्मा वापस लौटती है, ठीक है, जितनी भी ऊष्मा सूर्य के बाद पृथ्वी के बाद अवशोषित होने के बाद जितनी सूर्य वापस लौटती है वायुमंडल में, उसको बोलते हैं हम एल्बिडो। क्या बोलेंगे उसको? एल्बिडो। साथ में यदि इसके क्या होता है कि जितना सौर विकिरण आई और उसमें कितनी वापस लौटी, इन्हीं में जो संतुलन होता है या इन्हीं का जो अनुपात है या इन्हीं का जो आपका एक्सपेक्टेड रेशो कहेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्मा बजट। कि कितना वापस आया, कितना आया है और कितना वापस गया है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हीट बजट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपके सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आप सबको पता होगा कि ये गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पर? गुजरात में बनाया गया है। लास्ट का जो वीडियो मैंने कवर करवाया है उसमें महानदी पर भी एक डैम पूछा गया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस विशिष्ट प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछ चुके हैं। अब आपका आया है कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट मीन्स कि हमें बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना चाहिए क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा 1986 में घोषित होने वाला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। कौन से नंबर का? फर्स्ट, जो कि कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अब हम देखिए जो क्वेश्चन आया है कि कौन सी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि हम इसके ऑप्शन पे एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो अब नाम से ही है, हिम तेंदुआ आपका लद्दाख में होता है। कहाँ पे? लद्दाख में पाया जाता है। आपको खुद को पता है कि तमिलनाडु में हिम तेंदुआ तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। फिर बात करें हम एक सींग वाला गैंडा की, तो ये पाया जाता है, आपको सबको पता है कि काजीरंगा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर है? असम में जो है, वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फिर हम बात करें एशियाटिक लायन की, तो ये भी आपको सबको पता है कि ये गिर नेशनल पार्क में है। और गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? ये है आपका कहाँ पे? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में। एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क जो भी असम में। फिर बचता है आपका लॉयन टेल्ड मकाक।
तो यही आपका आंसर है, कौन सा, फर्स्ट नंबर का। इस तरीके से आपको आंसर्स में पहुंचना है। हमें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कई बार हमें एक्स्ट्रा जो नॉलेज होता है उस वजह से भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा पाते हैं। हमने यदि नेशनल पार्क डिटेल में पढ़े होते तो हमें कौन कौन से नेशनल पार्क में पर्टिकुलर एक जीव का तो संरक्षण किया जाता है, तो कुछ ही लिमिटेड हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो उससे आपको ये एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करें कि भारत में किन राज्य समूहों में खनन जनित वनों की कटाई के कारण गंभीर भूमि क्षरण हुआ है। आप सबको पता होगा, थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो खनन कहाँ होता है, जहाँ पे अलग अलग खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम इस हिसाब से एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो पंजाब में कोई सी चीज़ों का खनन होता है कि कोई मिनरल का नहीं होता है, ठीक है। फिर केरल कर्नाटक इस साइड वाले क्षेत्रों में, केरल में होता है कि खनन नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश में खनन होता है क्या, असम वगैरह में तो नहीं होता। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से पहुंच सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इसमें आपको वेटेज भी होना चाहिए कि ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पता है कि एनसीईआरटी से आया है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया है लास्ट वीडियो में, ठीक। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं, मैं बार बार आपको प्रूफ नहीं लगा के बता रही हूँ, ठीक है। लगेगा तो हम क्लास ही रख लेंगे एनसीईआरटी की डायरेक्ट, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फोटोज सेंड कर दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर के मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस के कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है आपके दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, क्योंकि आप सबको पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके किससे, बेसाल चट्टानों से। किससे हुआ है, बेसाल चट्टानों से। और बेसाल चट्टानों में ही होता है आपका कौन सी, काली मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट है आपके कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के साथ स्थित एक महत्वपूर्ण झील कौन सी है। तो कौन सा पूर्वी तटीय क्षेत्र कौन सा हो जाता है आपका, ये वाला। तो आप देखेंगे चिल्का झील कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब उड़ीसा में, ठीक है। सांभर झील कहाँ पर है, तो वो है आपकी राजस्थान में, ठीक है। डल झील कहाँ पर है, तो वो हो जाती है आपके ऊपर कश्मीर में। फिर वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो वो है आपके केरल में। अब आप इसमें बताइए पूर्वी तट पर कौन सा आपको समझ में आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये झीलें कहाँ पर हैं, तब कहीं जाके आप पूर्वी तटीय क्षेत्र पर आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तो आपको फैक्ट के साथ साथ आपको मैपिंग की भी नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी आपको बिना मैप के नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन कि भारत में राजस्थान में मुख्य अभ्रक बेल्ट मोटे तौर पर किस शहर से किस शहर को जोड़ता है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था, हूबहू लाइन लिखी हुई है कि ये जयपुर से उदयपुर तक को जोड़ती है, कहाँ पे, अभ्रक की बेल्ट है जो। इसकी मोटाई भी बताई है क्वेश्चन में मैंने, लास्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट शिफ्ट में, उसमें मोटाई पूछी गई है अभ्रक बेल्ट की, ठीक है। आप लास्ट वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिला यूरेनियम खनन गतिविधि के लिए सही रूप से जाना जाता है। तो आपको पता है सिंह भूमि जो है झारखंड का, वो यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, खनन के लिए, ठीक है। गुजरात में हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश में हो नहीं सकता, उड़ीसा में है नहीं, तो बचता है आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारतीय हिमालय में नीली भेड़ कहलाया है, ठीक है। तो ये देखो तिब्बती जो मृग है वो उसका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका लद्दाख में, कियांग वाला होगा नहीं। फिर बचता है आपका कौन सा, भरल। भरल ही है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीली भेड़ या फिर ब्लू सीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आज़ादी के बाद सड़कों की हालत सुधारने के लिए 20 साल की सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तापमान के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया आपका कितनी परतों को, 5 परतों में बांटा गया। आप देखेंगे वायुमंडल की जो परतें हैं ना, उससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, जैसे मिनरल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, वैसे ही परत से भी क्वेश्चन आया है। और ये आपका कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर विथ मैप दिया हुआ है इसमें स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि वह जल निकासी या ड्रेनेज पैटर्न जो पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है उसे क्या कहा जाता है। तो पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है आपका कौन सा, डेंड्रेटिक पैटर्न। इस तरीके से ये मेन रिवर होती है, फिर इसमें इस तरीके से रिवर्स आके और जो सहायक नदियाँ होती हैं इस तरीके से मिलती हैं। इस तरीके से इसमें भी 1-2 नदियाँ मिल सकती हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रेटिक पैटर्न। अब देखते हैं रेडियल पैटर्न क्या होता है।
तो रेडियल पैटर्न में इस तरीके की सारी नदियाँ होती हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश में जो आपका एरिया है, कौन सा, अमरकंटक वाला क्षेत्र है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? वो निकलती हैं आपकी सोन इस दिशा में निकलती है आपकी कौन सी, जोहिला, इस दिशा में निकलती है आपकी नर्मदा, ठीक है। ये वैसे सोन ऐसे डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको कौन सा क्षेत्र जहाँ से निकलती है तो इसको क्या बोल देंगे हम, रेडियल पैटर्न। फिर एक होता है ट्रेलिस पैटर्न, तो ट्रेलिस में भी इस तरीके से ही होता है वो डेंड्रेटिक का, लेकिन डेंड्रेटिक से ज़्यादा सघन होता है इस तरीके के, कि जो सहायक नदियों की भी सहायक होती हैं उसमें भी कोई ना कोई नदियाँ आके मिल जाती हैं इस तरीके। बहुत सघन पैटर्न होता है किसका, डेंड्रेटिक का ही सघन पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, ट्रेलिस, ठीक है। फिर बचता है आपका सेंट्रीपिटल, तो जैसे रेडियल में इस तरीके का होता था, वैसे ही इस सेंट्रीपिटल का है इस तरीके, लेकिन इसमें सहायक नदियाँ भी रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाने वाली मानवीय गतिविधियां कौन सी हैं। तो आपको पता होगा बाढ़, सिंचाई या फ्लड इरिगेशन तो होगा नहीं, सीढ़ीदार खेती तो मतलब बढ़ाने के लिए ही होती है, मृदा संरक्षण के लिए। अधिक पेड़ भी आपका मृदा संरक्षण से ही संबंधित है। तो भूस्खलन मतलब होता है कि जो चट्टानों का गिर जाना, जो घटनाएं आपकी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में देखने को लगातार मिल रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन सा है, वनों की कटाई और अव्यवस्थित निर्माण। वनों की कटाई इसलिए है, आपको पता होगा कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिससे कि आपका मृदा स्खलन या मिट्टी का कटाव नहीं होता। जब मिट्टी का कटाव होता है बड़े लेवल पर तो भूस्खलन हो जाता है। अव्यवस्थित निर्माण मतलब ड्रिलिंग वगैरह का जो काम ज़्यादा होता है तो मृदा में या भूमि में कंपन होता है, उससे मृदा लूज हो जाती है, उससे भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके का जैसे आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है जैसे। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, काठियावाड़ तट। कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका काठियावाड़ तट, ठीक है। काठियावाड़ के बाद होता है ये आपका कोंकण तट, ये हो जाता है आपका कन्नड़ तट, ये हो जाता है आपका मालाबार तट। फिर नीचे वाला हो जाता है आपका तमिलनाडु वाला कौन सा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के ऊपर होता है आपका उत्तरी सरकार तट। कौन सा होता है, उत्तरी सरकार तट। फिर उसके ऊपर होता है आपका उत्कल तट, ठीक है। ये आपके वेस्टर्न वाले तट हैं, ये आपके मतलब पूर्वी तट हैं, ये आपके पश्चिमी तट हैं। इसकी एक ट्रिक भी होती है, काकोमा, ठीक है, ऐसे याद रखना। कौन सा हो जाएगा पश्चिमी तट के लिए, तो पश्चिमी तट के लिए हो जाएगा आपका कौन सा, काकोमा, काकोकामा, क्या हो जाएगा आपका, का को का मा, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। फिर उधर का तो याद रहता है कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, फिर उसके ऊपर आपका कौन सा तट है, उत्तरी सरकार। फिर आपके उसके ऊपर है उत्कल तट, ठीक है। उत्कल तट, उत्कल नाम तो हमारे राष्ट्रगान में भी आता है, ठीक है। तो आपका यह आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट का कौन सा भाग है आपका, बताएंगे इसमें से कौन सा भाग पश्चिमी तट का है। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, कन्नड़ मैदान, कोंकण तट या मालाबार तट। कौन सा क्षेत्र आपका भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी भाग हो जाएगा आपका कौन सा, कोंकण तट, क्योंकि इसी के नीचे अभी हमने पढ़ा है कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है, फिर कौन सा है आपका कोरोमंडल तट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र कपी प्रजाति हुलॉक गिब्बन। ये आपका हुलॉक गिब्बन जो है वो असम में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। एकमात्र कपी प्रजाति हुलॉक गिब्बन है। ये जब मैं बहुत छोटी थी, ये कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन था, तब से मुझे याद है कि हुलॉक गिब्बन क्वेश्चन है आपका, कहाँ पाया जाता है गिब्बन, असम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये असम कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्वी में, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा आपका, पूर्वी वन में नहीं आएगा, वो नॉर्थ ईस्ट वाले वन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लद्दाख में पाए जाने वाले बालों वाले सींग, जैसे अभी बताया था मैंने लास्ट जो वीडियो आई है उसमें पूछा जा चुका है कि लद्दाख के कौन कौन से प्राणी हैं। उसी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसी में पूछा गया कि लद्दाख के सींगों में मतलब याक का जो कौन सा अनुमानित वेट कितना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई रटता नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये टन में दिया है, ये भी टन में दिया है, ये भी टन में दिया है, यही है जो सिर्फ किलोग्राम में पूछा गया। तो जो अलग है तीनों से, इट मीन्स ज़्यादातर मामलों में वही आंसर है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा 500 किलोग्राम। इसमें भी जो नर और मादा है उनमें अलग अलग होता है। लगभग नर का जो होता है, मेल का जो वजन ज़्यादा होता है, फीमेल का 200 से 250 के बीच में ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब शुरू हुआ था? ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है आपका 1995 में बना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। फिर आपका फिर से जो ऊष्मा के संचलन से क्वेश्चन आ गया है, ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में वायु के संचलन द्वारा स्थानांतरण किस दिशा से मापा जाता है? तो वो है आपका कौन सा? संवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के तट पर है? तो भितरकनिका है कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है आपका उड़ीसा में। तो महानदी तो ठीक है, लेकिन नर्मदा उड़ीसा में है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें गंगा और यमुना उड़ीसा में है क्या? नहीं है। इसमें गोदावरी और कृष्णा में है क्या? एक नदी नहीं है। फिर बचता है आपका ब्राह्मणी और बैतरणी। तो ये हो जाएगा आपका भितरकनिका नेशनल पार्क में ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के तट पर है। तो यदि आपको बैक ऑफ द टॉपिक भी कोई आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में ऑलिव रिडले कछुए के घोंसले मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि ऑलिव रिडले हमेशा से ही हर साल चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टर्टल्स हैं, ठीक है। इसके लिए क्या रहता है, जो टर्टल जो है मतलब विश्व के सबसे छोटे कछुए हैं, तो यही क्या होते हैं आपके, ये हमारे उड़ीसा के तट पर है, ठीक है। उड़ीसा में भी आपको एक गहिरमाथा नेशनल पार्क है। कौन सा है? गहिरमाथा, गहिरमाथा नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ पर होते हैं ये मुख्यतः। ये नेशनल पार्क नहीं है, सेंचुरी है एक्चुअली, ठीक है। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है ये, ठीक है। कौन सा? गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, ठीक है। तो उसमें फिर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा के तट पर ये पाए जाते हैं। विश्व के सबसे छोटे ऑलिव रिडले हैं। अच्छा, इनके घोंसले को क्या कहा जाता है? अरीवाडा कहा जाता है इनके घोंसले को, ठीक है। आप एक बार गूगल पर सर्च करिएगा, आप देख पाएंगे। और ये जब जब इनका प्रजनन के लिए तट पर आते हैं, उस समय हर साल इनका पेपर में फोटो आते ही तय है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए कि जो नदर्न मोस्ट है और सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है आपका इंडिया का, ठीक है, वो तो आपको लगभग पता ही होने चाहिए, ठीक है। ये मैप पे ध्यान मत देना, ये मोबाइल की स्क्रीन पे बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है एग्जैक्ट मैप को, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लास में मेरा बेस्ट बनता है, ठीक है। आपको इधर का पता होगा कौन सा है, असम का, और यहाँ का पता होगा आपका इंदिरा कॉल, और नीचे यहाँ का कौन सा है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ का होता है आपका पूर्वी और पश्चिम का होता है आपका गुहार मोती। आप मुझे सबसे पूर्वी बताएंगे कि सबसे पूर्वी तभी मतलब सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, ठीक है। तो आज की क्लास में आ रहे हैं मिनरल से, मिट्टियों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोगों की डिमांड रही तो मैं जो एनसीईआरटी से इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को इनको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको फ्री रूप में इसी यूट्यूब चैनल पर ही करवा दूंगी, यदि आप लोग का डिमांड रही तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है या एनसीईआरटी से आपको क्लास पसंद आ रही होगी, जैसे प्लीज़ शेयर भी करते चलें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बताएं और सब्सक्राइब भी करें। तो अगला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में सूखी मिट्टी के निचले क्षेत्रों में ये चीज़ें होती हैं। तो भारत के जो सूखी मिट्टी वाला क्षेत्र है उसमें आपको निचले क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? कंकड़। कंकड़ होते हैं आपकी, सूखी मिट्टी का क्षेत्र है उसके नीचे कंकड़ होते हैं, क्योंकि ये पानी के रिसाव को रोकते हैं, ठीक है। क्या होता है? पानी के रिसाव को रोकते हैं, और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट वाले कंकड़ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन को, भारत में चिकनी मिट्टी को काटते हुए बहते जल द्वारा बने गहरे चैनलों को क्या कहा जाता है? तो आप भारत में जो चिकनी मिट्टी के जो द्वारा जो गहरे चैनल बनते हैं उनको बोलते हैं हम गली या गुलीज। इसी को ना अवनालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवनालिका। अवनालिका भी इसी को कहते हैं। और फिर जब इन्हीं से अपर्दन होता है, इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को कह देते हैं अवनालिका अपर्दन। अपनालिका अपर्दन, ठीक है। आप जो चंबल वाला जो बीहड़ का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर और जो जहाँ पे चंबल नदी बहती है, वो क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो चंबल वाला जो क्षेत्र है उसको बीहड़ क्षेत्र भी बोलते हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किससे? गहरे गहरे चैनल से, क्योंकि इसमें मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल होता है। कौन सा? गुलीज, ठीक है। अपर्दन अवनालिका भी बोलते हैं, यदि इनकेस इसका इंग्लिश ही नहीं आए तो, हिंदी ट्रांसलेट आए तो अपर्दन अवनालिका। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की क्या भूमिका है? आप सबको पता होगा कि जब भी कहीं पे आपदा आती है एक नीली यूनिफॉर्म वाली फोर्स काम करती है। तो वो जो नीली यूनिफॉर्म वाली जो फोर्स है वो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होती है। कौन सी? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसका काम क्या होता है? तो उसका काम आपको पता है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और निकासी के दौरान। ठीक है, मतलब वहां से जितने लोग भी आपके डिजास्टर की वजह से वहां पे फंस गए हैं, आपदाओं की वजह से, उनको रेस्क्यू करते हैं और वहां पे उनकी एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। तो अब यदि हम इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स का गठन हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था और ये एक्ट आया था एक कौन सा? 2005 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम। ठीक है, इसका जो 2005 में एक एक्ट आया था, कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, डीएमए। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन सा हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए जो रहता है उसी के तहत आपका ये फोर्स का गठन हुआ था और ये एक्ट आया था 2005 में और ये फोर्स का गठन हुआ था आपका 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन को समझना समुदायों की किस प्रकार मदद करता है? कि आपदाओं के लिए तैयारी करके, लचीला व अनुकूलन को बढ़ावा देकर। ठीक है, ये यदि पहले से ही मौसम को समझ लेते हैं, जलवायु परिवर्तन को, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको बचाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से भारत में धात्विक खनिज भंडारों का प्राथमिक स्थान कौन सा है? ये आपको मैंने प्रूफ वाले सेक्शन में बताया था। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखें, एनसीईआरटी की मैंने वहाँ पे फोटोज को अपलोड किया है स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो उसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन स्फटिक चट्टानों में। बर्ड टू बर्ड लिखा हुआ है यही शब्द एनसीईआरटी में और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको लिया है। इसकी टेलीग्राम में मैंने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो भी पीडीएफ भी शेयर की है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डिजुअस फॉरेस्ट किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हीं को हम लोग जानते हैं और मानसूनी वन से, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पतझड़ वन। क्या बोलते हैं इन्हीं को? पतझड़ वन भी बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं मानसूनी वन। ठीक है, अच्छा, इनके वृक्ष की बात करें तो इनमें वृक्ष होता है आपका साल, सागौन, शीशम, बड़े पत्ते होते हैं ओवरऑल इन वृक्षों के। ठीक है, उससे याद रखिए, साल, सागौन, शीशम। ठीक है, ये बहुत फर्नीचर के लिए ही लकड़ियां काम आती हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारतीय हिमालय का तिब्बती जंगला गधा कहा जाता है? अब हिमालय के यदि जानवरों की बात करें तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहले आपका ब्लू सीप पे भी आ चुका है, कि भरल पे भी आ चुका है। ठीक है, सेगी ऑक्स पे भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है आपका कियांग के लिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तिब्बती जंगली गधा किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं कियांग का, कियांग को। ये याक पे भी क्वेश्चन आ चुका है, उसका वेट भी पूछ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है? तो ये है लगभग आपका 80%। ठीक है, ग्रामीण सड़कें कितनी हैं? 80%। नेशनल, इससे पहले नेशनल हाईवे का भी पूछ चुके हैं, तो वो होती हैं आपकी 2%। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोग नहीं है तो खनिज, वन, परिवहन, संसाधन वाले टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं करवा दूंगी 10th और 11th की एनसीईआरटीज को कंबाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन एरिड रीजन विथ जीरोफाइट वेजिटेशन? जीरोफाइट आपको पता है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती। कौन से क्षेत्रों में होती जीरोफाइट वनस्पति? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो जब आपको ये पता होगा कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है तो ऑटोमेटिक आप इससे निकाल लेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वन होते हैं। तो उसी प्रकार की वन की विशेषता हो जाएगी क्या? कांटेदार वन, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कांटेदार वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका, लेकिन पता होना चाहिए था कि जीरोफाइट वनस्पति होती क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि तेलंगाना भारत में सिंचाई के लिए गोदावरी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से महानदी पर पूछ चुके हैं। ठीक है, डैम, और
तापी नदी पर डैम पूछ चुके हैं। इस बार आया है जो गोदावरी नदी पर डैम। तो गोदावरी नदी पर जो डैम है आपको तेलंगाना में पूछा है। ठीक है, हीराकुंड कौन से उस पर है, तो हीराकुंड है आपका महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड कौन से नदी पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में। ये अभी आया है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। ये कौन सा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। बचते हैं ये दोनों, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों ही गोदावरी नदी पर है। लेकिन श्री राम सागर बांध जो है वो है आपका तेलंगाना में, और पोलावरम बांध जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इससे याद रहेगा आपका कि पोलावरम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, और श्री राम सागर कहाँ पर है आपका, ये है आपका तेलंगाना में, याद रखिएगा। अब गोदावरी नदी की बात करें हम, तो नेक्स्ट उसमें मिलेगा आपको, इसी से क्वेश्चन मिलता होगा, गोदावरी नदी का क्या उद्गम स्थल पूछा है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने इसका प्रॉपर मैप बताया था कि यहाँ पे होता है, ट्रिक भी बताई थी क्या, का को का मा, का को कामा, मतलब यहाँ पे आता है काठियावाड़, फिर होता है आपका कोंकण, फिर आता है आपका कन्नड़, फिर आता है आपका मालाबार। ये हो गए आपके वेस्टर्न वाले घाट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर। फिर यहाँ होता है आपका कोरोमंडल, यहाँ होता है आपका कौन सा कोरोमंडल, फिर इधर होता है आपका उत्तरी सरकार, फिर यहाँ होता है उत्कल तट। ठीक है, तो सब पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पश्चिमी तट वाला पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगहों के समूह में भारत के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ये क्वेश्चन हुबहू आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन भी है कि कौन सा हो जाएगा, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा और काकरापारा। ये सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया भी है आपको। फिर नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च सौर विकिरण उपलब्ध भूमि के कारण बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास की उच्च संभावना वाला क्षेत्र है। तो ये है आपका विशेष, देखिए सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादातर बड़ी भूमि चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि वहाँ पे सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे, दिन के ज़्यादा घंटों तक रहे। तो हिमालय में तो हो नहीं सकता, पूर्वी तटीय क्षेत्र पे भी हो नहीं सकता, तो बचता है फिर आपका गुजरात और राजस्थान, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है। पूर्वोत्तर राज्य में तो वैसे ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों के अलावा भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से अन्य जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका स्तनधारियों के अलावा जो है रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। जो रेप्टाइल मतलब होता है जो रेंगते हैं, तो छिपकली भी होती है, सांप भी होते हैं, कछुए भी होते हैं और पक्षी भी होते हैं। ठीक है, ये पर्णपाती वनों में और अन्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि कांटेदार वनों की वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य रूप से पाया जाता है। तो आपको पता होगा कांटेदार जो वन जो होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, आपको डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है, पानी की वैसे ही कमी होती है, तो इनके लिए कांटेदार वन इसलिए होते हैं, इनके कांटों के माध्यम से इनमें पानी संचित रहता है और मोटा तना होता है। तो इनके तने मोटे होते हैं, उनसे उनमें पानी संचित होता है। और इनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें कैसी होती हैं, गहरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की तलाश में वो जड़ें और नीचे जाते जाती हैं। ठीक है, तो जड़ें कैसी होती हैं, इनकी गहरी होती हैं, और तना कैसा, मोटा होता है, रसीला होता है। ठीक है, ये रेगिस्तान के वनों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में विशेष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किससे संबंधित है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि कयाल पूछा हुआ था, क्या पूछा था, कयाल पूछा था। तो कयाल किसके लिए फेमस है, तो वो केरल का बैक वाटर है, तो वहीं पे आपका नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है। ये मूवी में बताते हैं, इसको बल्लम कल्ली बोलते हैं, बताया भी था मैंने, बागी मूवी में जो लास्ट में नौका दौड़ होती है वो यहीं होती है। केरल के बैक वाटर्स को क्या कहेंगे, तो केरल के बैक वाटर कहलाते हैं आपके कयाल। ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, रिपीट हो रहा है, उन्हीं से ही थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित ट्रोपोपॉस पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग रूप में। ठीक है, तो वायुमंडल की 5 परतें आपका इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उससे अलग अलग क्वेश्चन आए ही हैं। ठीक है, 5 परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 परतें हैं आपकी। उसी से ओजोन परत से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं ये भी आ चुका है। तो इस पर तापमान क्या होता है, क्योंकि तापमान के विभाजन है परतों का, तो इस पर तापमान होता है आपका लगभग 80 से 100 होता है वैसे तो, -80 से -100, लेकिन मानते हैं 80, ठीक है, -80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी लंबी तरंगों वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करके वायुमंडल को गर्म करती है। तो आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि ऊर्जा एक से दूसरी जगह उत्सर्जन जो ट्रांसफर होता है उसका 3 मेथड से होता है, 4 मेथड से, चालन, संवहन, विकिरण, इन मेथड से होता है, 3 मेथड से। तो ठीक है, उसी में ही आपका ये आ जाएगा आपका कौन सा, देखो ये तीनों आंसर अलग है, ऑप्शन अलग है और एक ऑप्शन आपका अलग है। टेरेस्ट्रियल ट्रेडिशन रेडिएशन, मतलब आपको ऑप्शन खुद कह रहा है कि मैं ही आंसर हूँ, जहाँ पे अलग ऑप्शन लगेगा ज़्यादातर केस में वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो स्थलीय विकिरण आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि के भीतर प्रवेश करने पर मुख्य रूप से कमजोर क्यों हो जाते हैं। क्योंकि ये चक्रवात हैं वो आते हैं आपके समुद्र तट पर मेनली, पर ये समुद्र तट यहाँ पर रहेगा, इनकेस ये भूमि में एंटर करेंगे तो समुद्र तट से एक तो दूरी हो जाती है, और दूरी हो जाती है तो उनको समुद्र सतह की नमी नहीं मिल पाती, ठीक है। फिर यहाँ पे इसलिए भूमि पर आते से ये कमजोर हो जाती है, क्योंकि समुद्र से दूरी होने के कारण इनको समुद्र की नमी नहीं मिल पाती है, इसलिए स्थल क्षेत्र में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सुनामी वगैरह सिर्फ तटों पर ही नुकसान पहुंचाती है, भूमि अंदर स्थलीय क्षेत्रों पर नहीं मचाती तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत के किस राज्य में है। अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि नेशनल पार्क से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन नेशनल पार्क में भी उन नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको यूनेस्को साइट है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पढ़ना ही लगभग 100 से ऊपर है, लेकिन आपको जो यूनेस्को साइट है, जो विश्व धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उन पर आपको विशेष फोकस करना है। तो ये है आपका असम में, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के भी भीतरकनिका गहिरमाथा आ चुका है, पश्चिम बंगाल का भी आ चुका है, मेघालय का भी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। वे राज्य कौन से हैं जो अक्सर वनाग्नि से प्रभावित होते रहते हैं। तो आपको पता है उत्तराखंड के जंगलों में हमेशा आग लगती है, तो वो ऑप्शन पहले हम प्रायोरिटी से ढूंढेंगे। तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में उत्तराखंड है ही नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, असम, ये वाले ऑप्शन में नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। तो बचता है फिर आपका क्या, कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा आग लगती रहती है। आपको न्यूज़ में भी पता है कि उत्तराखंड में आग आए दिन, मतलब हमेशा हर साल लगती है एक बार, तो ठीक है। तो भाई ये ऑप्शन आपको ऑप्शन में ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज में 2 प्रमुख उत्पादकों में से एक सही रूप में पहचाना जाता है। तो मैग्नीज उत्पादन में आपका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो आपका कौन सा है, एमपी है, और भंडारण में कौन सा है, उड़ीसा है। लेकिन इसमें ऑप्शन में ही एमपी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला उड़ीसा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में, फोटो भी मतलब स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया था उसमें। भारत में बॉक्साइट संसाधनों के वितरण को ध्यान में रखते हुए कौन से उत्पादकों की तुलना में छोटे बॉक्साइट उत्पादक पहचाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है, ठीक है, जिसमें हूबहू यही लाइन लिखी हुई थी, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। कि गौण रूप से कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। देखो प्रमुख रूप से तो आपको पाए जाएंगे कहीं भी, लेकिन जो छोटे उत्पादक राज्य हैं वो भी पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सालाना माल ढुलाई का लगभग कितने % सड़कों के जरिए होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लगभग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों को मिलाकर भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन अलग, इसमें आपको ऑप्शन ही हिंट दे रहा है कि जो अलग है वही आंसर है, 7517 किलोमीटर, ठीक है, यही अनुमानित लंबाई है आपकी तटीय रेखा की। फिर आता है आपका, ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी आपकी 1959 में। ये लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो असम के नहर कटिया से बरौनी तक जो पाइपलाइन बिछी थी, फर्स्ट वाली, एशिया की फर्स्ट पाइपलाइन थी ये, ठीक है, वो OIL के द्वारा ही बिछाई गई थी, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। नाहर कटिया जो असम वाला क्षेत्र है उसके तेल के निष्कर्षण के लिए मेनली हुआ था। तो वहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है, नाहर कटिया, डिगबोई और मोरन, आ चुका है ये पेपर में क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट है आपका, जब दो असमान तापमान वाली वस्तुएं सीधे संपर्क में आती हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा के संचरण से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये होता है आपका असमान तापमान वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें आ जाता है आपका चालन, ठीक है, कंडेंशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी जरूर करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब प्रवणता उन क्षेत्रों में मजबूत होती है जहाँ पे दाब प्रवणता, जहाँ पर क्या होता है, दाब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। अब समदाब रेखा क्या होती हैं कि अलग अलग जो एरिया हैं उनमें जो प्रेशर कितना जनरेट होता है उसके उसमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग दाब प्रवणता, ठीक है। किसी भी जगह दो स्थानों का आपका दाब। नेक्स्ट है आपका, भारत में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपको पता है गोदावरी नदी त्रंबक महाराष्ट्र से उद्गम होती है, ठीक है। ये नासिक में गोदावरी नदी है जिसके किनारे आपको कुंभ लगता है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश नहीं है, तटपाल है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से हो नहीं सकता, उड़ीसा के पूर्वी घाट पे हो नहीं सकता। तो यह आंसर बचता है आपका त्रंबकेश्वर, महाराष्ट्र। अच्छा, यदि गोदावरी नदी की बात करें तो भारत की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट रिवर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है आपकी, गोदावरी। आप इसकी लंबाई जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके अलावा इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इडुक्की डैम जो प्रसिद्ध आर्च डैम है भारत के किस राज्य में है। तो आपको पता होगा कि जो इडुक्की डैम है भारत के इडुक्की जिले में ही है, जो कि आपके पेरियार नदी के तट, पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर। तो डैम भी लगातार पूछे ही जा रहे हैं, वन भी लगातार पूछे जा रहे हैं, नेशनल पार्क लगातार पूछे जा रहे हैं, मृदाएं पूछी जा रही हैं, खनिज पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज वीडियो हो सकता है जल्दी देखने को मिले, आप मुझे बताइएगा एनसीईआरटी के बेस पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम नेक्स्ट शिफ्ट का। ये लास्ट शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यम वर्षा प्राप्त करता है, 100 से 200 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पता है 100 से 200 सेंटीमीटर अच्छी वर्षा होती है, मतलब, ठीक है। तो ये देखो, दिल्ली में वर्षा कम होती है, लद्दाख तो आपको डेजर्ट एरिया में माना जाता है, पश्चिमी राजस्थान में होती नहीं है। तो हम देख लेंगे, इसका ऑप्शन बचता है उड़ीसा और बिहार, ठीक है। यहीं पे आपकी मध्यम वर्षा होती है। अब लद्दाख की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। पश्चिमी जो राजस्थान है वो आपको पता है थार डेजर्ट है, तो यहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दिल्ली और पंजाब में लगभग 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर उड़ीसा और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस मिट्टी में कंकड़ के गांठ या नोड्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये होता है आपका खादर, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा सूखी मृदा में कंकड़ के होते हैं उनकी मृदाओं के नीचे, ऐसे ये क्या हो जाएगा खादर, ठीक है। खादर को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़। जो नदियाँ जो बाढ़ के मैदान से जो बनाती हैं, जैसे नदी में इनकेस कोई नदी में बाढ़ आती है इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले तो बाढ़ जमेगी, फिर यहाँ पे और लगातार बाढ़ आई तो ये मिट्टी को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये दूर जो होती जाती है और यहाँ पे पुरानी बाढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ किसको बोलते हैं, जो बाढ़ की मृदा जो होती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। सॉरी, बांगर होगा ये, खादर नहीं बांगर। खादर तो होती है नदी के तट पर ही, खादर मृदा जो नई जलोढ़ मृदा होती है, और जो पुरानी होती है उसको क्या बोले हम लोग, बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बाढ़ के मैदानों से निर्मित होती है और ये उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमध्य रेखा के पास की जगह ध्रुवों के पास कई जगहों से ज़्यादा गर्म होती है, ध्रुवों के पास से क्यों होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये तो आपको पता है। ये होता है ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट, ये आपका अर्थ डायरेक्ट आपको पता है कि ये वाली लाइन आप डायरेक्ट क्या है, इक्वेटर है। तो यहाँ पे सन है तो सन की डायरेक्ट आपको यहाँ पे किरणें पड़ती हैं, और जो पोलर वाले एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे किरणें टिल्ट हो जाती हैं थोड़ी सी, इसलिए यहाँ पे सन रेज ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता रेडिएशन, इसलिए आपका देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा सन रहता है, ठीक है।
फिर देखेंगे भारत में ऊंचे हिमालय किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में ऊंचे हिमालय में पाई जाती है आपकी अल्पाइन, आपको पता है जो शंकु वाले जो होते हैं पेड़ वो वहाँ पे होते हैं, अल्पाइन प्रकार के होती हैं ऊंचे हिमालय पे। ठीक है, इसको शीत भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली मॉस और लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन यहाँ पे पाए जाते हैं, उच्च हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में थोरियम, मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है, जो कि भारत में समृद्ध भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी बताया है। केरल के तमिलनाडु के तटीय बालू में। ठीक है, हर एक शिफ्ट से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगातार आए हैं। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करें, भले आप कहीं से भी पढ़ें ज्योग्राफी। जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो पहले करें, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस लेना है, जिससे आपको वन, नेशनल पार्क, मृदा, खनिजी वाले टॉपिक तो प्रायोरिटी से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक पे स्विच करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में मैंग्रोव के जल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव के जल पाए जाते हैं मेनली ज्वार से प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन को बचाने के लिए गवर्नमेंट की एक पहल भी है, जिसको उन्होंने मिष्टी पहल नाम दिया है। कौन सा पहल, मिष्टी पहल। मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए ही था, भारत सरकार का ये प्रयास है कि मैंग्रोव जल में वृद्धि होनी, मैंग्रोव वनों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंग्रोव वन है उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो मृदा के कटाव को रोकती हैं, जो समुद्र किनारे जो होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे मैंग्रोव वन जो है, और अब बढ़ रहा है लगातार प्रसार, जो इनका जो प्रसार है वो लगातार प्रतिशत इनका बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ये हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसमें मैंग्रोव का परसेंट बढ़ा है, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2025 तक भारत के रोड नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी थी। तो भारत के कुल रोड नेटवर्क की लंबाई थी आपके 70.2 लाख किलोमीटर। परिवहन से लगातार क्वेश्चन आए हैं अनुमानित पर, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। भारत में शहरी परिवर्तन में क्रांति लाने वाली कौन सी रेल है, सबको पता है ये कि कौन सी है, वो है आपका मेट्रो रेल। ठीक है, जमीन के अंदर चलाने के लिए ये सबसे पहले आई थी। और पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो पहली मेट्रो आपकी चली थी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पहली बार मेट्रो चली थी। इसका सन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका भारत के कुल खेती वाले इलाकों में मक्का का क्षेत्र कितना % है। तो मक्का का है आपका लगभग 3.6%। आपको बता दें कि जो मक्का है वो प्रमुख रूप से खाद्य फसल है, जैसे चावल और गेहूं के बाद 3rd नंबर पर इसका खाद्यान्न फसल में स्थान है। किसका, चावल और गेहूं के बाद क्या है, मक्का। इन खाद्यान्न फसलों में इसका भारत में प्रमुख स्थान है मक्का का। तो याद रखिएगा इसका % कितना है, 3.6। इससे पहले ज्वार का आ चुका है, इससे पहले बाजरा का भी आ चुका है, मोटे अनाज का। और ये एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड लिखे हुए हैं ये वाले डेटा। ठीक है, बार बार मेंशन कर रही हूँ मैं कि आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़ना है, क्योंकि एक पैरा से लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, यहाँ पर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट के जीएस वाले सब्जेक्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें एनसीईआरटी के नोट्स से आपको प्रयास करूंगी बताने का, लेकिन आप लोग उसकी डिमांड करेंगे तो बताऊंगी मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध उमनंदा द्वीप किस नदी पर है। उसके लिए आपके कमेंट होना चाहिए लगभग एक ही चीज़ के लिए कि हाँ आपको एनसीईआरटी चाहिए है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा बताइएगा मुझे। ठीक है, यदि लगेगा कि हाँ सच में बच्चों को नीड है तो मैं उसके लेक्चर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये है आपका उमनंदा द्वीप किस नदी पर है। तो आपको ज़्यादातर पता है जो नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप पर ही है। अच्छा, उमनंदा द्वीप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पिकॉक द्वीप भी बोलते हैं, पिकॉक आइलैंड या फिर मयूर आइलैंड भी बोलते हैं। और ये विश्व का सबसे छोटा जिस नदी द्वीप है जिस पे लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि कौन सा द्वीप है, वो है आपका माजुली। ठीक है, कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, जो भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।